Hi learners, hope you guys doing great. Thank you for a very good response for chapter 1. जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ 90 जैसे व्यूज उस वीडियो पे आ चुके हैं, तो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द फर्स्ट वीडियो। यार चैनल बहुत छोटा है बट इरादे बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट पे सीरीज बहुत अच्छे से किया, फिर से शुरू कर कंटिन्यू रखते हैं सीरीज को। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन द फॉर्मेट रिमेन्स द सेम कि फर्स्ट हम करेंगे एमसीक्यूज, देन असर्शंस, देन केस बेस्ड और लास्ट में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। गाइस ये जो 4 टॉपिक में बांटा है, वैसे ही मैं टाइम स्टैम्प भी डाल देता हूं कि अगर किसी बच्चों को डायरेक्टली सर सब्जेक्टिव ही करने हैं, सर मुझे तो सिर्फ चैप्टर की केस स्टडी देखनी है, या मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि असर्शन रीजन बता दो, तो वो भी मैंने अलग से टाइम स्टैम्प बना दिया। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ। पहला एमसीक्यू क्या है, बहुत ही इजी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, द एम्फसाइजेस लॉजिकल एंड ब्लाइंड फेथ। एग्जाम में एग्जैक्ट ये लाइन है हमारे एक इंपॉर्टेंस की, लॉजिकली सोचना। लॉजिकली हमेशा सिर्फ एक साइंस में भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर इज साइंटिफिक डिसीजन। नेक्स्ट, The application of principle of management dependent on a prevailing situation। देखो गाइस, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब एक मैनेजर के हिसाब से हम इसे अप्लाई कर सकते थे तो आंसर हो जाता था फ्लेक्सिबल, बट वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तब हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी कंटीजेंट। एक प्रिवेलिंग सिचुएशन, इस प्रिवेलिंग माहौल में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल गिव राइज टू स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। सबसे इजी एमसीक्यू, बट बहुत बार ये लोग पूछते हैं बिकॉज दिस प्रिंसिपल रिप्लेस आई विथ वी। वी नीड टू वर्क एज अ टीम, कि वी नीड टू हैव अ कॉपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये सारे की वर्ड्स है इस प्रिंसिपल के, और इस प्रिंसिपल का नाम है एस्पिरिट द कॉर्प्स। नेक्स्ट, द फोर्थ एमसीक्यू, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ। गाइस देखो, 2 चीजों की बात होती है, इसको हम बोलते हैं CA। C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी, कि हमारा स्केलर चेन 2 चीज का फ्लो बताता है, एक है हमारा कम्युनिकेशन और एक है अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्लो होगा, तो करेक्ट आंसर इज योर स्केलर चेन। 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, Pioneer Limited is dealing in fruit juices and hair oil. To ensure unity of action and coordination, there's made 2 separate divisions. A division has its own in charge, one head, one plan. अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आए तो कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ये प्रिंसिपल कहता है अलग अलग प्रोडक्ट है तो डिफरेंट हेड्स, वन हेड, वन प्लान, एंड रिजल्ट्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Fair principle dash emphasizes kindness and justice in the behavior of management towards the workers, कि हमें काइंड रहना है, जस्टिस रहना है। देखो एग्जैक्ट पता है क्यों इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। एग्जैक्ट एम्फसाइज वर्ड तक बोला हुआ है। The principle of a line here, the principle of equity emphasizes kindness and justice in the behavior of employer towards employee. So that is principle of equity. Next question, Vidya Public School is a renowned school in Nagpur. The manager recently appointed new business studies teacher, मेरे को रख लो, Shweta, to teach 11th and 12th and gave her a monthly salary of 50,000. Shweta is not the salary is not just an equitable. Salary should be justifiable and equitable. Salary should be within the paying capacity. Salary should meet the standard of living. ऐसा कुछ आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा remuneration of employee. Next, the dash technique proposed to aim unnecessary diversity. ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं। Let's keep the product very simple. ज़्यादा varieties नहीं रखनी है। आंसर हो जाएगा मोशन स्टैंडर्डाइजेशन। चारों में से करेक्ट आंसर है स्टैंडर्डाइजेशन। गाइस मैं ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन से ना सिखाते हुए कीवर्ड से सिखाऊं, बिकॉज एग्जाम में ये स्टेटमेंट्स आपको केस स्टडी के फॉर्मेट में भी आ सकता है। नेक्स्ट, Somesh works as a foreman in Lakshmi Automotive, a company manufacturing car. He is a subordinate to Ramesh, who is a production in charge in the factory. Somesh is in charge of timely, accurate completion of job.
देयर आर 3 अदर फोरमैन। फोरमैन आते ही पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही जगह फंक्शनल फोरमैनशिप, बट स्टिल इनने यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है 8 फोरमैन, 8 स्पेशलिस्ट को हमने हायर किया। तो जब स्पेशलिस्ट की बात हुई तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लेवर ऑफ साउथ इज अ फेमस चेन ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. It believes the complete cooperation between labor and management. Its management encourages the employee for their constructive suggestion. They take employees into confidence. देखो गाइस, अब बताए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक बहुत स्मार्ट सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपको अगर कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया जाए और पूछा जाए, ऑप्शन दिया कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, क्या टिक करोगे? तब आपको टिक करना है कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। रीजन इज, ये जो कीवर्ड मैंने आपको बोला ना कंस्ट्रक्टिव सजेशन, ये आपकी एनसीईआरटी हमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ है सीएनआई में। अगर हाँ, एम्प्लॉयज शुड बी इंकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, तब आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। देखो वैसे दोनों सेम है, बट होता है ना कि एकदम वर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है ना कि कोई जो पेपर बनाने वाला उसको बताना है कि पेपर तो मुझे ही बनाना आता है, एनसीईआरटी तो मैंने ही पढ़ी है। तो जो बच्चे वीडियो देख कर आए वो तो उन्होंने भी तो पढ़ी है, तो इसलिए ये याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। आई होप हमारे 10 MCQs हो गए, हम आगे बढ़ते हैं। In Delight Ice Cream, decisions making authority is concentrated at top level and no authority has been delegated among the subordinates. On the other hand, Taste remained a big organization compared to Delight. Decision making authority, देखो जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बैलेंस की बात हो रही है तो आंसर होगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन रिटेंशन, मैक्सिमम पावर टॉप लेवल के पास है, या डिसीजन मेकिंग पावर मैंने अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब उसे हम क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यही डिसीजन मेकिंग पावर अगर कुछ ही लोगों के पास है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। आंसर बिकम सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। Next, the CEO of Radhe Cycle, Mr. Kumar, maximum output from the employees. On the other hand, Ramakant and employees wants to get the maximum salary by working the least. The principle of management given violated by Ramakant is कि CEO क्या बोलता है कि हमें चाहिए मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ऑन द रमाकांत एम्प्लॉयज क्या बोलता है? हमें तो मैक्सिमम सैलरी चाहिए। कौन सा हो जाएगा कि भाई हमारे लिए, जैसे देश के सिपाही के लिए सबसे पहले देश आता है, हर एक एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले आना चाहिए उसका कंपनी, कि भाई अगर हमें पहले कंपनी के प्रॉफिट पे सोचना है फिर खुद के बारे में। तो दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो क्या रमाकांत ने वॉयलेट किया, वो रमाकांत ने क्या वॉयलेट किया? वो अपनी सैलरी ज़्यादा मांग रहा है रादर देन ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हो जाएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट, 12 क्वेश्चन हो गए। 13, name the principle of management given by FAOL which when applied would mean that the workers would honor their commitment. वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो आंसर इज डिसिप्लिन, कमिटमेंट। आप एक्स्ट्रा काम करो, मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। आप एक्स्ट्रा काम करो, मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। That will be discipline. Mental revolution is change in attitude. Superior और subordinate को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिला डिसिप्लिन में, है ना? ऑनर द कमिटमेंट। क्या इतना नहीं, इजी था। द ऑब्जेक्टिव टेक्निक साइंटिफिक इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3 चीजें डिसाइड करते हैं, नंबर, टोटल लेबर कॉस्ट एंड द इंसेंटिव। द आंसर इज ओवर हियर इज योर टाइम स्टडी। नेक्स्ट, according to this technique, अरे वाह, differential system, how much more will a worker making 60 units as compared to worker making 49 units if the standard? देखो क्वेश्चन पूछा है how much more। अगर आप 49 यूनिट्स, आउटपुट इज 49 यूनिट्स बना, 60 यूनिट्स 49 बनाते हो तो आपको टोटल आएगा 49 इंटू 50, वो आएगा 2450। लेकिन अगर आप 60 बनाते हो तो आपको पैसा मिलेगा 75 के हिसाब से। 60 इंटू 75 दैट कम्स अराउंड, कितना आ रहा है? एक सेकेंड फटाफट, 60 इंटू 75 थोड़ा 4500। ठीक है, मेरा 2450 सही है ना? हाँ, अगर आप 60 बना रहे हो, ओ
ओ एक सेकेंड सॉरी, अगर हम लोग स्टैंडर्ड है 50 से नीचे बनाओगे तो 65 मिलेंगे, तो हो जाएगा 49 इंटू 65। और अगर हम 50 हम क्या बना रहे हैं एंड 60 बना रहे हैं तो हमें मिलेगा 75। 49 इंटू 65 ये तो आया था 4500 और ये कितना आ रहा है 49 इंटू 65 3185। तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे आंसर क्या आ जाएगा 3185 को माइनस करो 511315 आंसर इज 1315। आपको यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है द डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ गया 1315। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Taylor proposed 8 specialists from whom each worker is having to take orders. Functional foremanship. Those with technical mastery, intelligence secret may be given the कौन सा काम दिया जाएगा? इनको काम दिया जाएगा of planning। और जो बाकी के जो आर्ट है, जो गुड हेल्थ है, जो चीजें अच्छे से कर रहे हैं, उनको काम दिया जाएगा ऑफ एग्जीक्यूशन। चलो डन। Good question. Technique of functional foremanship. The concept of mental revolution involves a change in the mind of workers towards the management, management towards workers toward one of competition to cooperation. हमें सिर्फ workers का सिर्फ management का नहीं देखना। mental revolution का मतलब होता है change in attitude from the both side. managers भी workers भी। managers workers के बारे में सोचे, workers managers के बारे में सोचे। इसे हम बोलते हैं mental revolution. Management principles aims at influencing the behavior of human beings. Principle enables a better understanding of relation between human and accomplishing organizational goal. Correct. दोनों के दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। इन्फ्लुएंस भी करते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी लाते हैं। तो मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस तो हम करते ही हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, the principle of management provides a useful insight into real world situation. Very good. Help in thoughtful decision making. Very good. ये फर्स्ट वाला ये provide useful insight और दूसरा क्या है decision making में scientific decision. Again the both the statement are correct. फोटो आ जाए। हाँ ये देखो कौन सा है। Identify illustrated over here. Identify fewer principle illustrated in the image कि अथॉरिटी कम हो रही है। नीचे जैसे अथॉरिटी को हम नीचे डालते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, रेम्यूनरेशन टू, हाँ कि सीधी सी बात है कौन सा प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान से समझना, एक बंदा है, एक बंदा तीनों को ऑर्डर दे रहा है, एक ही बॉस है इन तीनों का, एक ही बॉस है इन तीनों का। वन एम्प्लॉय वन बॉस। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो यहां पे कई आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द प्रिंसिपल, इनिशिएटिव, गुड सजेशन सिस्टम, वन का बी, रेम्यूनरेशन हाँ बी, ए टू इंश्योर, सॉरी एक सेकेंड, डी 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 रेम्यूनरेशन में, सॉरी हाँ इनिशिएटिव टू एम्प्लॉय सजेशन, रेम्यूनरेशन में डी। देख लेते हैं मिल गया क्या। अच्छा दोनों में सही है। थर्ड और इक्विटी का मतलब क्या होता है, टू इंश्योर फेयरनेस। थर्ड का ए और फोर्थ का क्या है, टू एम्प्लॉय गुड डिसिप्लिन का मतलब हो गया, इसका हो जाएगा सी। फोर्थ का सी देख लो किधर है, फोर्थ का सी ये रहा। थर्ड का क्या है, थर्ड का हमने मारा है ए, कौन सा है ये, ठीक है ये। सेकेंड का डी, फर्स्ट का बी, तो करेक्ट आंसर इज सी। समझ गया। इनिशिएटिव टॉक्स अबाउट इंप्लीमेंटिंग सजेशन, रेम्यूनरेशन टॉक अबाउट वी टू गिव देम फेयर वेजेस, इंश्योर इक्विटी टॉक अबाउट इंश्योर फेयरनेस, इन डिसिप्लिन में क्लियरली टर्म दिया हुआ है, वी नीड टू हैव क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। नेक्स्ट, फिर से फर्स्ट लॉट कंप्लीट है, होप आपको अच्छा लगा हो। बहुत अच्छे एमसीक्यूज थे, मजा आएगा गाइस। अगर मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, अगर हम प्रैक्टिकल भी सोचे, मैं आप लोगों को इस सीरीज के थ्रू
ऑलमोस्ट टारगेट कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं विल फोकस ऑन कंप्लीटिंग एटलीस्ट 300 MCQs। यस गाइस, यू हियर्ड इट वेरी करेक्टली, हम ऑलमोस्ट 300 MCQs टारगेट कर रहे हैं। 20-25 MCQs पर चैप्टर है। अगर आपके 12 चैप्टर्स भी हम गिनते हैं तो 300 क्वेश्चंस कहीं नहीं है जो हम करेंगे। 300 क्वेश्चन MCQs कर लेना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा आपके कंसेप्ट में भी और MCQ प्रैक्टिस में भी। शुरू करते हैं असर्शन। इस बार बहुत सिंपल आया हूँ। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटीजेंट, द प्रिंसिपल नॉट रिजिड विच हैज टू फॉलोड एब्सोल्युटली। दोनों सही है बट लिंक नहीं है। फर्स्ट वाला कंटीजेंट का है, सेकेंड वाला फ्लेक्सिबल का है। तो बोथ assertion reason are true, but reason is not the correct explanation. Next, management principles to come out the method that helps me reducing wastage. Principle of management cannot be modified. यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि जब भी कोई स्टेटमेंट गलत मिल जाता है दिमाग आधा वहीं लगाना है। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड, प्रिंसिपल ऑफ साइंस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज, एक सेकंड ना, माइक फॉल्स। चलो नेक्स्ट, हाँ, सेग्रीगेशन वर्क इनटू द वर्कफोर्स अमंग द वर्कर्स एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। बोथ असर्शन and reasons are true and reasons are correct explanation. Both assertion reason are true. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? It should be A, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं हम जब वर्क को बांटते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे बढ़ती है? बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। In an organization, there should be chain of superior ranging from ultimate authority to the lowest, management authority commensurate with their responsibility. पहले वाली बात कर रहा है स्केलर चेन की, दूसरा वाला बात कर रहा है ऑफ योर अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो आधी फाइल हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज who are more than there begin a conflict of interest and create confusion. Yes guys, there should be, ये दोनों के दोनों एक ही प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। There should be only one boss, proper, that is UOC, unity of command. तो both सही है and R is the correct explanation. Time study helps in deciding to be employees frame and determine labor cost. Determine the standard time of a reasonable skills efficient to perform a well-defined job. कि कितना टाइम लगना चाहिए, क्या इंसेंटिव होना चाहिए, सारी चीज़ें। बिकॉज यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि जो भी हमारे वर्कर्स है हमें उन्हें कितने पैसे देने हैं। चलो फिर से अब आगे हमारे केस बेस्ड, ये बहुत अच्छे केस बेस्ड MCQ है ये, ठीक है। दिस इज अ केस स्टडी और उस बेस्ड MCQ है। अब देखो गाइस, जब भी केस बेस्ड MCQ है ना, सबसे इजी हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, बिकॉज आपको MCQ में ऐसे हाईलाइट कर दिया जाएगा। जैसे अदिति हैज डिवाइडेड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, वेल ट्रेन्ड, तो क्लियरली डिवाइड, काम को डिवाइड सिर्फ एक ही प्रिंसिपल में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। काम को हमने डिवाइड किया। दूसरा, द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज द डील विद द बायर गिविंग अ मैक्सिमम 5%, कि 5% डिसीजन मेकिंग सेल्स पर्सन के ऊपर है, बट उसके बाद का डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल के पास है। कुछ सेल्स के पास, कुछ ऊपर। डिसीजन मेकिंग पावर्स, जब पावर्स की बात हो तो याद रखो गाइस, इट्स नॉट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर रिटेंशन, कुछ नीचे बाकी का ऊपर। आंसर हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Next, therefore when the business doing well, she honors her commitment. Commitment word मैंने अभी आपको MCQ में सिखाया, आंसर हो जाएगा डिसिप्लिन। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो अच्छे से भी देखते हो ना, आप जो MCQ में सीखते हो, असर्शन में आपने सीखा, उसी को हमने केस स्टडी में वापस से अप्लाई किया, आपको प्रैक्टिस होगा। यही चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको क्यों कहता हूँ, बार बार हर वीडियो में बोलूँगा, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मुझे क्लियरली दिखता है प्रिंसिपल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मुझे क्लियरली दिखता है फंक्शनल फोर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मुझे क्लियरली दिखता है टाइम स्टडी इंपॉर्टेंट है, मुझे क्लियरली दिखता है इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, रेम्यूनरेशन इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड इंपॉर्टेंट है। तो जब ये PYQs करते हो तो आपको खुद पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है।
अदिति टेंड्स टू बी मोर बायस टुवर्ड्स, बायस वाली बात आगे देखो, फिर से बताया था कि प्रिंसिपल इक्विटी इंपॉर्टेंट, देख लो क्वेश्चन उसी पे है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आई होप आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एंड प्लीज गाइज डू कमेंट ये सीरीज आप लोगों को कैसे लग रही है, और मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें। बहुत सारे बच्चे आधे में छोड़ दे रहे हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द होल वीडियो। आप 2x की स्पीड में देखोगे, मैक्सिमम 17 से 18 मिनट आपके लगेंगे। दैट्स इट। चलो, नेम द टेक्निक द फैक्टरीज आर एडहरिंग टू विच मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ है, साइंटिफिक टीवी पे देखा, फैक्ट्री फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल कंप्यूटर्स बीइंग टेलीकास्ट। किस तरीके से हम अननेसेसरी डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करते हैं। अननेसेसरी डाइवर्सिटी हम किस में एलिमिनेट करते हैं, एक ही जगह है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिफिक टेक्निक रिकमेंड फॉर द फैक्टरीज फाइंड आउट द बेस्ट वे। बेस्ट वे आते कौन सा आ जाएगा, मेथड स्टडी। कोई भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर फाइंडिंग द बेस्ट वे इज योर मेथड स्टडी। विच साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक श्रुति सजेस्ट फॉर द फैक्ट्रीज हेल्प द वर्कर रीगेन द स्टेमिना। हम थक चुके हैं, फिर से हमें काम करना शुरू करना है। आंसर इज फैटिग्यू स्टडी। हर एक एम्प्लॉय थकता है, दे नीड रेस्ट, दे नीड ब्रेक, इसे हम बोलेंगे फैटिग्यू। विच साइंटिफिक मैनेज श्रुति एडवाइस टू इम्प्लीमेंट और मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर अच्छे से काम करे। तो आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। चलो, अब नेक्स्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगेन शुरू करते हैं। इशिता थिंक्स दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल डू नॉट नीड टू बी फॉलोड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द नीड्स। देखो गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया। अब गाइस इसकी किसी चीज की जरूरत है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको कुछ नहीं लिखना है, एक ही चीज लिखनी है, वो है उसके इंपॉर्टेंस। तो पहला है प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, कि आपको यहां पे क्लियरली लिखना है। क्या, मैं आपको लाइन बताता हूं। सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा द रियल वर्ड इंसाइट। अब इंपॉर्टेंट वर्ड जहां से एक टॉपर की पेपर बनता है, टॉपर का पेपर समझता है उसको लोग, अडरेंस टू दिस प्रिंसिपल। आप अगर प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आपकी नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। फिर से, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने से हमें रियल इंसाइट मिलती है। अडरेंस क्यों, बिकॉज हम जब इस प्रिंसिपल को अडर करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या इंक्रीज होगी, नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। इतना भी लिख लो, सामने वाला फैन है। सामने वाला मतलब आपका नाम लिखा हो तो इंस्टा रिक्वेस्ट भेज चुका होता, इतना फैन। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन बोथ ह्यूमन यूज होते हैं, हमारे पास इसमें भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमें उसको इस तरीके से पुट करना है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्या मिले, वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट एट अ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब दूसरा लिख लेना। मैं तीसरा करा रहा हूं बस, साइंटिफिक डिसीजन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, कीवर्ड इसमें लिखना है FTJ, फिट्स बोलता हूं, फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल। कि रियलिस्टिक होना चाहिए, साइंटिफिकली सोचना है, और इसमें एक और वर्ड लिखना है, कोई बायस और प्रेजुडिस नहीं होना है, कि हमें कोई बायसनेस नहीं रखना है, एकदम सोच समझ के प्रॉपरली एनालाइज करके ही काम करना है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन। गाइस, मैं ऐसा क्यों बता रहा, बताया बोर्ड्स में ये पाया गया है कि इस चैप्टर में से बहुत बार आपके स्कूल के एग्जाम में भी हुआ होगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग केस स्टडी, ये लोग 6 मार्क में सीधा पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स, 3 टेक्निक्स या 2 बड़े प्रिंसिपल्स, दैट्स इट। जी डायरेक्टली बहुत बार आया था कि एक्सप्लेन एनी ऑफ दिस, में से कोई भी बताओ। तो इसमें से मैं होता तो मैं ये पिक करता, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो मैंने आपको सारे फीचर्स समझा दिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो भी हमारे प्रिंसिपल से हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर टाइप जगह वो अप्लाई होते हैं। सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस, इसमें आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है, नॉट स्ट्रेट जैकेट, डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। ठीक है, क्यू भी लिखना है, क्यू बिकॉज द बिजनेस सिचुएशन आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक।
इतना भी लिख लिया तो बहुत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन। द रीजन फॉर दिस इज द बिजनेस सिचुएशन इज कीप्स ऑन इज डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। फॉर्म बाय प्रैक्टिस कैसे, इसमें भी एक कीवर्ड मैं बता देता हूं, कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स। जो हमारे मैनेजर्स है बार बार दिमाग लगा के अपने स्मार्टनेस से इन प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, चलो बाकी क्या पढ़ लेने का। अब एक्सप्लेन एनी टू फॉलोइंग इंपॉर्टेंस मैंने अभी आपको समझा दिए, वही इंपॉर्टेंस है। देखो फिर से आप लोगों को क्लियरली पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में लिखना है, देखो ये सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा 4 इंपॉर्टेंट तो यही 4 है। वन एंड ओनली वन बॉस, ही फील्स दैट कि भाई अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो बहुत फैंसी वर्ड है, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जेरोपोर्डाइड, ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। ये लिख दिया ना, इंस्टा छोड़ो फेसबुक पर रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज जेरोपोर्डाइड एंड ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और इसी एनसीईआरटी लाइन पे आपको सीबीएसई क्वेश्चन भी बना सकता है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल्स, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इक्विटी, इसमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू फ्योल एम्फेसिस काइंडनेस एंड जस्टिस। ठीक है, काइंडनेस जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन में क्या लिखना है, द पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर, दोनों के लिए, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, दोनों के लिए हमारी सैलरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अपन यहां तक ही रखते हैं। बाकी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आपको बताना रहेगा साइंस नॉट रूल ऑफ थम्स एंड मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। लेट्स सी, टाटा, बाय बाय।